And it goes a little something like. Friends, welcome to our Education is a Passion channel. This is Pratik Kumar Soni, the host of this channel. Today, we are going to know about chapter 1. So, let's start our lecture. This In this chapter, power sharing, our first topic is about two countries, Belgium and Sri Lanka. Now, here we are knowing about Belgium and Sri Lanka. Firstly, we have to know about location. तो बेल्जियम बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम जो है एक छोटा सा कंट्री है यूरोप में। इट्स शेयर बॉर्डर्स विथ फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लक्समबर्ग। जो बेल्जियम जो कंट्री है वो अपना बॉर्डर्स जो है वो शेयर करता है फ्रांस कंट्री के साथ, नीदरलैंड कंट्री के साथ, जर्मनी के साथ और लक्समबर्ग के साथ। वही श्रीलंका जो है वो एक आइलैंड नेशन है, मतलब एक समुद्र का बीच में बसा हुआ एक देश है जो कि साउथ ऑफ इंडिया में है, हमारे भारत देश के साउथ में है। और इन साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, जो कि हमारे तमिलनाडु राज्य के साउथ में है, साउदर्न कोस्ट में पड़ता है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इथनिक कंपोजिशन, मीन्स वहाँ के पीपल के रहन सहन, बोली, भाषा देखने जा रहे हैं। फर्स्ट हम लोग देखेंगे बेल्जियम कंट्री का। बेल्जियम कंट्री में 59% पीपल जो हैं वो रहते हैं फ्लेमिश रीजन में। वो रीजन का नाम है फ्लेमिश, और वो बोलते हैं, स्पीक करते हैं डच लैंग्वेज। वहाँ के 59% मीन्स मोर देन हाफ % पीपल जो है वो रहता है फ्लेमिश रीजन में और स्पीक करता है डच लैंग्वेज। और 40% वहाँ के पीपल जो हैं वो रहते हैं वोलेनिया रीजन में। मीन्स ये एक वलेनिया रीजन हुआ और एक फ्लेमिश रीजन हुआ, वो दो रीजन है, और स्पीक करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज। मीन्स 40% पीपल वहाँ के फ्रेंच स्पीकिंग हैं और 59% पीपल वहाँ के डच स्पीकिंग हैं। और 1% पीपल, जो कि बचा 1%, वो पीपल जो है वो स्पीक करते हैं जर्मन लैंग्वेज। मीन्स वहाँ पे तीन लैंग्वेज है, एक है फ्रेंच, एक है डच, एक है फ्रेंच और एक है जर्मन। और एक पॉइंट छूटा था, कैपिटल सिटी, जो कि बेल्जियम की कैपिटल सिटी जो है ब्रुसेल, वो है हेड क्वार्टर। मीन्स मेन हेड क्वार्टर है यूरोपियन यूनियन का, यूरोप कंट्री कॉन्टिनेंट का यूनियन जो है उसका हेड क्वार्टर जो है वो ब्रुसेल में है। ये इतनी कंपोजिशन में नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया था। अब हम लोग देखते हैं श्रीलंका के बारे में, वहाँ का इथनिक कंपोजिशन क्या क्या है। तो सिन्हाला, वहाँ पे दो मेन लैंग्वेज है, दो मेन कास्ट है, एक है सिन्हाला और एक है तमिल। दो मेन कास्ट है वहाँ श्रीलंका में, जिसमें से 74% टोटल पॉपुलेशन का 74% मीन्स अबाउट थर्ड फोर्थ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है वो सिन्हाला स्पीक करते हैं। वहाँ के लोग 74% लोग सिन्हाला स्पीक करते हैं और फॉलो करते हैं बुद्धिज्म। मीन्स वहाँ के 74% लोग जो हैं वो सिन्हाला स्पीक करते हैं और फॉलो करते हैं बुद्धिज्म। वो लोग बुद्धिज्म हैं। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड पॉइंट जो है, वहाँ के 18% पीपल मीन्स 18% मीन्स पीपल जो हैं वो तमिल हैं, तमिल स्पीकर्स हैं, मतलब वो तमिल बोलते हैं। वहाँ के 18% पीपल जो है वो तमिल बोलते हैं, जिसमें से 13%, और ये 18% में 13% पीपल जो हैं वो श्रीलंकन तमिल है। मीन्स वो श्रीलंका के ही तमिल हैं, उनका फोरफादर्स मतलब दादा परदादा शुरू से ही श्रीलंका के हैं। और 5% जो बचा हुआ 5% जो है 18% में, वो है इंडियन तमिल। मीन्स वो तमिल जो है वो इंडियन तमिल है, मतलब भारत देश के तमिल हैं जो वहाँ जाकर के बस गए हैं। फोरफादर मीन्स उनके दादा परदादा जो थे एंशियंट, वो इंडिया से गए थे एज ए प्लांटेशन वर्कर वहाँ काम करने के लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे जगह नहीं होने के कारण हम बेल्जियम का एक बार देखेंगे और एक बार श्रीलंका। लोकेशन का डिफ्रेंशिएट और बेल्जियम श्रीलंका के बाद हम लोग देखें इतनी कंपोजिशन। अब उसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम का अकोमोडेशन मीन्स बेल्जियम कंट्री कैसे अपने आप को देखता है। बेल्जियम रिकॉग्नाइज्ड कंट्री, रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज एंड मेड अरेंजमेंट्स टू कोएग्जिस्ट। बेल्जियम कंट्री जो है अपने आप को रिकॉग्नाइज करता है देश के रूप में, कंट्री के रूप में, जहाँ रीजनल डिफरेंस, वहाँ के अलग अलग रीजन के लोग थे, जैसे फ्लेमिश रीजन था और वोलेनिया रीजन का था,
कल्चरल डाइवर्सिटी, कुछ कुछ कल्चर में उन लोग का भी कल्चरल में भी अंतर था, कैसे वो कंट्री अपने आप को अरेंज करता है और को एग्जिस्ट मतलब फिर और अपने आप को एग्जिस्ट करता है कंट्री के रूप में, वो हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं बेल्जियम कंट्री का अरेंजमेंट फॉर्म। सो देखते हैं अब अरेंजमेंट फॉर्म बेल्जियम कंट्री का। अब हम लोग देखते हैं अरेंजमेंट मोड, वहाँ के कैसा कैसा अरेंजमेंट है ब्रुसेल कंट्री में। इसके बाद हम लोग देखेंगे श्रीलंका का भी, इसमें ऑल अरेंजमेंट मेड नहीं शामिल हो पाया, इसलिए नेक्स्ट स्लाइड में बाकी जो बचा हुआ अरेंजमेंट है ब्रुसेल का वो दिखाया जाएगा। देखते हैं फर्स्ट अरेंजमेंट, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन 1970 to 1973 was formed 4 times to overcome the problem of power sharing। ब्रुसेल कंट्री में नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1971 से 1973 के बीच में 4 बार बनाया गया, जिसमें कि वहाँ के पावर शेयरिंग का जितना भी प्रॉब्लम था सबको ओवरकम किया गया। पावर शेयरिंग मीन्स ऑल पावर्स बांटने वाला, मतलब पावर किसी एक आदमी डिक्टेटर्स, कोई एक आदमी वहाँ का डिक्टेटरशिप नहीं ले सकता था, वहाँ का जितना भी पावर कंट्री का है सबको इक्वल भाग में बांटने वाला पावर शेयर हुआ। अब हम लोग देखते हैं सेकंड, वहाँ का जो सेकंड अरेंजमेंट हुआ जो बनाया गया ब्रुसेल कंट्री में। सेकंड अरेंजमेंट जो था, नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर, वहाँ के डच स्पीकिंग मिनिस्टर और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर जो थे इक्वल थे। नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल और डच स्पीकिंग पीपल इक्वल था सेंट्रल गवर्नमेंट में। नंबर ऑफ जितना डच स्पीकिंग मिनिस्टर था सेंट्रल गवर्नमेंट में, उतना ही फ्रेंच स्पीकिंग पीपल वाला मिनिस्टर भी था सेंट्रल गवर्नमेंट में। और थर्ड जो है अरेंजमेंट वो है मेनी पावर, बहुत सारा पावर जो था सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बहुत सारा पावर जो था वो दिया गया था स्टेट गवर्नमेंट को, जो कि पूरा देश का पावर जो था सेंट्रल के पास, वो भी पावर स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ कुछ दिया गया था। अब आगे का अरेंजमेंट हम लोग देखने जा रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ पॉइंट ऑफ अरेंजमेंट मेड ऑफ ब्रुसेल का, जिसमें ब्रुसेल हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव। ब्रुसेल में ब्रुसेल जो कि कैपिटल है बेल्जियम का, वहाँ पे एक सेपरेट गवर्नमेंट है, वहाँ का जो गवर्नमेंट है कैपिटल सिटी का, जिसमें दोनों कम्युनिटी फ्रेंच और डच का इक्वल मेंबर हैं वो गवर्नमेंट में। फिफ्थ पॉइंट जो है सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट, ब्रुसेल मतलब वो बेल्जियम फोर्थ पॉइंट जो है उसमें सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट मीन्स बेल्जियम कंट्री में एक सेपरेट सभी गवर्नमेंट से अलग एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी है, जिसका मेंबर्स जो हैं वो वही कम्युनिटी के पीपल इलेक्ट करके, मतलब वही कम्युनिटी के पीपल इलेक्शन में करके जिताते हैं, वही कम्युनिटी का पीपल अपना कम्युनिटी गवर्नमेंट का मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, जो कि वही लैंग्वेज का कम्युनिटी का हो, जैसे कि डच, फ्रेंच और जर्मन, तीनों का अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट भी है उस कंट्री में। वो कम्युनिटी गवर्नमेंट में वो मैटर नहीं करता है कि वे लोग कहाँ रहते हैं, मीन्स कम्युनिटी गवर्नमेंट पूरा कंट्री का गवर्नमेंट है, इसमें ये मैटर नहीं करता है कि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ऊपर वाले मतलब नॉर्थ वाले का अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा, साउथ वाले का अलग होगा, नहीं, वो हर पूरा कंट्री में जितना फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं उनका अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा, डच स्पीकिंग का अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा, जर्मन स्पीकिंग का अलग गवर्नमेंट होगा, जहाँ वो लोग के रहने वाले प्लेस से डिपेंड नहीं करता है। वो जो गवर्नमेंट है कम्युनिटी गवर्नमेंट वो डील करता है इशू, कोई भी इशू एसोसिएटेड विथ लैंग्वेज, कोई भी उसी लैंग्वेज से एसोसिएटेड कोई भी इशू होगा उस पर डील करता है वो कम्युनिटी गवर्नमेंट। कल्चर, उनके कल्चर पे कोई बात हो तो उस पर इंटरफेयर करता है कम्युनिटी गवर्नमेंट। और प्रोस्पेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम, और अपने एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर में भी वो इशू इफेक्ट करता है, एसोसिएट करता है। अब अरेंजमेंट मेड ऑफ बेल्जियम के बाद अब हम लोग देखने जा रहे हैं उसका रिजल्ट क्या हुआ। जो वहाँ अरेंजमेंट हम लोग देखे 5 या 6 अरेंजमेंट देखे, उसके बाद वहाँ पे रिजल्ट क्या हुआ बेल्जियम का वो देखने जा रहे हैं। अरेंजमेंट हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन 2 मेजर कम्युनिटीज, मीन्स वहाँ हम लोग जो अरेंजमेंट देखे वो अरेंजमेंट हेल्प किया वहाँ के नागरिकों के बीच में, जो कि सिविक स्ट्राइफ मीन्स दोनों बीच में मतभेद जो था दोनों कम्युनिटीज़ का बीच में वो पूरी तरह ख़त्म हो गया, जो कि हेल्प किया हमारा अरेंजमेंट के द्वारा ये सब कम्प्लीटली
सिविल स्ट्राइक कम्प्लीटली अवॉइड कर दिया गया दोनों मेजर कम्युनिटीज के द्वारा। अब हम लोग श्रीलंका के बारे में देखने जा रहे हैं। श्रीलंका जहाँ पे मेजोरिटेरिज्म का पालन होता था उसके बारे में भी हम लोग आगे देखने। श्रीलंका का लोकेशन देखने के बाद हम लोग इथनिक कंपोजिशन देखे, उसके बाद हम लोग मेजोरिटेरिज्म देखने जा रहे हैं। श्रीलंका में मेजोरिटेरिज्म मीन्स एक ऐसा पॉलिसी जिसमें मेजोरिटी पीपल का जो मेजोरिटी पीपल जो है वो अपना दबाव डालता है माइनॉरिटी पीपल में। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट जो है, श्रीलंका फॉलोड अ बिलीफ ऑफ रूल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर माइनॉरिटी। वहाँ पे एक ऐसा बिलीफ लाया गया था जिससे जो मेजोरिटी पीपल, जो सिंहाला स्पीकिंग पीपल, जो 78% थे श्रीलंका में, वो अपना रूल लेके आ गए थे पूरे कंट्री में, जो कि माइनॉरिटी पीपल का कोई भी वैल्यू नहीं देते हुए उनके ऊपर फॉलो करने लगे थे रूल का ओवर माइनॉरिटी मीन्स मेजोरिटी। सिंहाला स्पीकिंग पीपल जो थे वो रूल करने लगे थे माइनॉरिटी पीपल के ऊपर में। वो अपना बिलीफ लेके आए थे, कहे कि हमारा जनसंख्या ज़्यादा है तो हम पूरे देश में रूल करेंगे, वो सोच करके। और वहाँ पे एक दूसरा जो था पॉइंट जो था मेजोरिटीज़म का, रिफ्यूज टू शेयर पावर। वो पूरे कंट्री में जो पावर है वो मेजोरिटी अपने हाथ में रखना चाहते थे। वो माइनॉरिटी जो कम पॉपुलेशन वाले पीपल थे, जो तमिल्स थे, उन्हें कोई भी अधिकार नहीं देना चाहते थे। यही था मेजोरिटेरिज्म। अब इसका हम लोग इफेक्ट देखेंगे, क्या क्या इफेक्ट किया श्रीलंका में। श्रीलंका के मेजोरिटेरिज्म देखने के बाद अब हम लोग देखेंगे वहाँ के मेजोरिटी क्या क्या मेजर चेंजेस लाए श्रीलंका के ऊपर। पहला जो है, श्रीलंका इमर्ज इंडिपेंडेंट इन 1948। श्रीलंका जो है इंडिपेंडेंट हुआ था, आज़ाद हुआ था। जैसे हम लोग आज़ाद हुए थे 1947 में, ये लोग आज़ाद हुए थे 1948 में। वहाँ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडप्शन मेजोरिटेरिज्म मेजर टू एस्टेब्लिश सिंहाला। वहाँ के मतलब 1948 आज़ाद हुआ, उसके बाद वहाँ डेमोक्रेटिकली इलेक्शन हुआ और गवर्नमेंट बनाया गया जिसमें मेजोरिटी, वहाँ के जो ज़्यादातर पीपल थे, ज़्यादा मेजोरिटेरिज्म ज़्यादा सिंहाला फॉलो करने वाले पीपल जो थे, अपना सिंहाला सुप्रीमेसी लागू कर दिए पूरे कंट्री के ऊपर में। वो माइनॉरिटी पीपल को कोई वैल्यू ही नहीं दे रहे थे। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट जो है, सिंहाला डिक्लेयर एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन 1956 में सिंहाला जो है वहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज करार कर दिया गया। 1948 में आज़ाद हुआ और 1956 में सिंहाला को वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया। मतलब कोई भी ऑफिशियल काम जो होगा वो सिंहाला लैंग्वेज के द्वारा होगा। वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग थे, तमिल्स थे, जिसमें सिंहाला पूरी तरह नहीं आता था, उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम हुआ, लेकिन उसको डिसग्रेड कर दिया गया, उसको कोई वैल्यू नहीं दिया गया। और जो थर्ड पॉइंट है, गवर्नमेंट पॉलिसी फेवर्ड सिंहाला फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एंड यूनिवर्सिटी पोजीशन। वहाँ गवर्नमेंट का कोई भी पॉलिसी जो था वो सिंहाला को फेवर करता था, और वहाँ गवर्नमेंट जॉब भी सिंहाला पीपल्स को जल्दी मिलता था, और यूनिवर्सिटी में पोजीशन भी सिंहाला पीपल्स को बहुत जल्दी मिलता था। वो डिसरिगार्ड कर रहे थे तमिल्स पीपल को। और जो लास्ट पॉइंट है, द स्टेट सेल्फ प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। वो जो राज्य था श्रीलंका, वो प्रोटेक्ट करता था, बुद्धिज्म को सपोर्ट करता था और बुद्धिज्म में बढ़ाना चाहता था, बुद्धिज्म को अपने देश में सपोर्ट करना और बुद्धिज्म को बढ़ाना चाहता था। अब हम लोग देखते हैं रिजल्ट, इसका क्या वहाँ परिणाम हुआ। मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका क्या उसका होने से क्या क्या रिजल्ट हुआ श्रीलंका में, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। पहला, श्रीलंकन तमिल फेयर डिस्क्रिमिनेटेड। मेजोरिटेरिज्म के कारण श्रीलंकन तमिल जो थे वो डिस्क्रिमिनेट, उनके साथ भेदभाव होने लगा। उसके सेकेंड पॉइंट जो है, रिलेशन स्ट्रेंथ, जो रिलेशन बिटवीन था सिंहाला और तमिल्स के बीच में, वो रिलेशन टूट गया, क्योंकि वो अपने सुप्रीमेसी कर रहे थे, वो तमिल्स को कोई वैल्यू ही नहीं दे रहे थे, इसलिए उन दोनों के बीच में जो रिलेशन था वो टूट गया। थर्ड पॉइंट जो है, श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च। श्रीलंकन तमिल जो थे लॉन्च किए, पार्टीज लॉन्च किए, उनका राइट्स को दबाया जा रहा था, इसलिए वो अपने राइट्स के लिए लॉन्च किए, पार्टीज स्ट्रगल किए, और रिकग्नाइजेशन ऑफ तमिल लैंग्वेज, अपने तमिल लैंग्वेज के रिकग्नाइजेशन के लिए वो बहुत सारे अपना पार्टीज बनाए, स्ट्रगल किए, क्योंकि उनका तमिल लैंग्वेज के साथ भेदभाव हो रहा था, उनका राइट्स दबाया जा रहा था कंट्री में। और फोर्थ पॉइंट जो है, बाय 1980 में दे डिमांडेड, 1980 में वो अब डिमांड करने लगे, अब
उनका बात सुना ही नहीं जा रहा था। 30 साल तक वो लोग सहे रहे। 1948 में आज़ाद हुआ, वो 1980 तक सहते रहे, स्ट्रगल किए, लेकिन नहीं होने के स्ट्रगल कामयाब नहीं होने के बाद वो 1980 में डिमांड किए कि हम लोग को एक इंडिपेंडेंट तमिल इलाम दे दो, तमिल स्टेट को इंडिपेंडेंट, जो कि तमिल के द्वारा ही रूल किया जाए वैसा एक स्टेट दे दो। तो उसके बाद क्या हुआ वो हम लोग 5th पॉइंट पे देखते हैं। डिस्ट्रक्ट टर्न इनटू सिविल वॉर बिटवीन कम्युनिटीज। जो दोनों के बीच में जो विवाद चल रहा था वो टर्न हो गया, डिस्ट्रक्ट जो था वो टर्न हो गया सिविल वॉर में। मीन्स एक कंट्री के पीपल ही अपने कंट्री का विरोध करने लगे, अपने कंट्री के पीपल के साथ युद्ध होने लगा कंट्री के अंदर ही वहाँ। जो 6th पॉइंट जो है सिविल वॉर, जो सिविल वॉर जो स्टार्ट हुआ था वो एंड हुआ 2009 में। सिविल वॉर जो था स्टार्ट हुआ था वो एंड हुआ 2009 में और फॉर्म हुआ, और वहाँ पे बना LTTE। वहाँ पे फॉर्म हुआ LTTE। एल मीन्स लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम। मीन्स तो वहाँ पे एक तमिल का स्टेट बना 2009 में। जब वो कंट्री देखा जहाँ वहाँ पावर शेयरिंग नहीं हो रहा था, पावर शेयरिंग नहीं होने के कारण किसी का राइट्स दबाया जा रहा था, तमिल को कोई वैल्यू नहीं दिया जा रहा था, इसलिए तमिल अपने लिए स्ट्रगल किया, पार्टीज बनाया। जब पार्टीज ने सुलझा तो वहाँ डिस्ट्रक्शन हुआ, वहाँ मतलब विनाश हुआ, वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ होने लगा अपना दोनों ही पीपल्स के बीच में, जो कि टर्न हो गया सिविल वॉर में। और ये सिविल वॉर एंड हुआ 2009 में, और वहाँ पे LTTE बनाया गया। एल मीन्स लिबरेशन, वहाँ एक तमिल्स को एक अलग ही स्टेट दिया गया। इसीलिए हम लोग को पावर्स को शेयर करके रखना चाहिए, एक कोई भी पावर को एक आदमी के हाथों में नहीं रखना चाहिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग का फॉर्म्स, जो कि 4 है। ये पहला फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो है वो है फर्स्ट फॉर्म अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन के में पावर को शेयर करना, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहते हैं, जो कि हॉरिजॉन्टली मीन्स हॉरिजॉन्टली बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है, हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होता है। पावर इज डिवाइडेड बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। पावर जो है लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में करते हैं। जो मिनिस्टर्स हैं वो लेजिस्लेटिव का करते हैं, लेजिस्लेचर का, और जो कि पढ़े लिखे IAS IPS DM वो सब एग्जीक्यूटिव का पावर यूज करते हैं। अब पावर लेकिन बट नो ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। ये तीनों ऑर्गन जो है कोई एक, इसमें से कोई भी एक ऐसा ऑर्गन नहीं है जो कि जिसके पास अनलिमिटेड पावर है, सबके पास पावर सीमित है। और 3rd पॉइंट जो है ईच ऑर्गन, हर ऑर्गन जो है चेक करता है एक दूसरे को। मीन्स लेजिस्लेचर भी चेक करता है एग्जीक्यूटिव का क्या क्या पावर कर रहा है, एग्जीक्यूटिव को भी चेक करता है जुडिशरी। तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तीनों एक दूसरे को चेक करते रहते हैं। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, दोनों सबको चेक करना और बैलेंस में रखना। अब हम लोग देखने जा रहे हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। हम लोग फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का फर्स्ट पॉइंट देखिए। पावर शेयर होता है ऑर्गन्स में, 3 ऑर्गन्स थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब हम लोग सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग देखने जा रहे हैं। जो पावर शेयरिंग हम लोग देख चुके हैं, उसमें फर्स्ट पॉइंट हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हम लोग देखे थे, जो कि पावर शेयर होता है डिफरेंट ऑर्गन्स में, जो कि था एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी। अब सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो है पावर शेयर होगा डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। मीन्स पावर शेयर होगा पॉलिटिकल पार्टीज में कौन सा लीडर बनेगा, वो हम लोग जो इलेक्ट करते हैं वो इलेक्शन करवाने में भी कुछ पावर होता है। इलेक्शन कमीशन के पास कुछ पावर होता है, कुछ मूवमेंट होता है। मूवमेंट भी कब हम लोग निकाल सकते हैं, मूवमेंट निकाल सकते हैं कि नहीं, हम लोग सत्याग्रह कर सकते हैं कि नहीं, उस सत्याग्रह भी करने के लिए भी कुछ पावर है, पावर दिया गया है हमारे कंट्री में। 3rd फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो है पावर जो है अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। पावर गवर्नमेंट का डिफरेंट लेवल में भी अलग अलग है। जैसे पूरा कंट्री का इंटायर कंट्री का गवर्नमेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका भी कुछ पावर है। स्टेट गवर्नमेंट पूरा स्टेट का देखभाल करता है, उसका भी कुछ पावर है। और लोकल गवर्नमेंट जैसे कि विलेज का पंचायत हो गया, और कंट्रीज़ का म्यूनसिपल पार्टीज़ हो गया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया, उनका भी पावर निर्धारित किया गया है हमारे कंट्री पावर शेयरिंग में। 4th फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप।
हर सोशल ग्रुप को कुछ कुछ पावर दिया गया है हमारे कंट्री में। जैसे कि वुमेंस को कुछ कुछ पावर दिया गया है, कुछ लेबर सेक्शन को पावर दिया गया है, कुछ पुअर पीपल लोग का संगठन जो है कम्युनिटी है उनको कुछ कुछ पावर दिया गया है। हर कम्युनिटी को कुछ कुछ पावर दिया गया है। वही पावर हमारा कंट्री का पावर उसमें भी शेयर होता है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बाद अब हम लोग देखने जा रहे हैं वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल। पावर शेयरिंग का हम लोग को क्यों ज़रूरत है। पहला हम लोग देखेंगे प्रूडेंशियल रीजन, मीन्स ऐसा रीजन जो कि हम लोग पूरा कैलकुलेशन करने के बाद उसका क्या क्या लाभ होगा, क्या क्या हानि होगा, उसके ऊपर में प्रूडेंशियल रीजन है। और मोरल रीजन, मीन्स ये मोरल रीजन है जो कि भौतिक, जो कि बाहरी हम लोग को दिखेगा क्या क्या प्रभाव पड़ेगा पावर शेयरिंग करने के बाद। पावर शेयरिंग जो है प्रूडेंशियल रीजन पावर शेयरिंग का जो है रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। प्रूडेंशियल रीजन जो है वो फर्स्ट पॉइंट प्रूडेंशियल रीजन का जो है वो कहता है कि ये पावर शेयरिंग जो है वो रिड्यूस करता है, घटाता है जो कॉन्फ्लिक्ट जो हम लोग देखे थे श्रीलंका में, वहाँ के आपसी लोगों के बीच में मतभेद और लड़ाई झगड़ा वो पूरी तरह ख़त्म करता है पावर शेयरिंग सोशल ग्रुप्स के बीच का। और पावर शेयरिंग जो है इंश्योर करता है स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, कोई भी पॉलिटिकल ऑर्डर का को पालन करवाने का पूरा संभावना रखता है, स्टेबल करता है, स्टेबिलिटी रखता है। और पावर शेयरिंग जो है वो लाता है बेटर आउटकम। पावर शेयरिंग जो है उससे हम लोग को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अब हम लोग मोरल रीजन देखते हैं पावर शेयरिंग का, जो कि जिसका फर्स्ट पॉइंट है पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग जो है जान है डेमोक्रेसी का, कोई भी लोकतांत्रिक राज्य या फिर देश का जान है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग नहीं होगा तो वो कोई भी देश डेमोक्रेटिक नहीं कहलाएगा। सेकेंड पॉइंट जो है लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम। मतलब पावर शेयरिंग करने के बाद एक ऐसा गवर्नमेंट फॉर्म होता है जिसमें हर आदमी के पास अपना कुछ अधिकार होगा, वो सिस्टम में अपना भी एक मेंबरशिप शो कर पाएगा। थर्ड पॉइंट जो है स्ट्रेस दैट द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग अ वैल्यूएबल, जिससे स्ट्रेस कोई भी तनाव देश के बीच का खत्म होगा और इसीलिए पावर शेयरिंग एक बहुत ही वैल्यूएबल थिंग है। यहीं पे हमारा चैप्टर जो है एंड हो गया। कुछ पॉइंट्स लास्ट का मैं क्लियर नहीं समझा पाया क्योंकि एनर्जी पूरा लॉस हो गया। मैं शुरू से आप लोगों को बता रहा था, शुरू से पूरा चैप्टर एक शॉर्ट में कंप्लीट करना आसान नहीं था, इसी कारणवश मेरा एनर्जी लॉस होने के कारण यहाँ कुछ पॉइंट छूटा होगा, तो आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ये चैप्टर पूरी तरह से मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक बार आप बुक पढ़िएगा तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा चैप्टर का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और नए होंगे व्यूवर इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें। थैंक यू। मैं आपका हर कमेंट पढ़ता हूँ और आपका कोई भी प्रॉब्लम हो उसे सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय। दूसरे चैप्टर के